हेलो, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और मौज में होंगे और अपनी सेहत का ख्याल रख रहे होंगे। हम लोग आज सी प्लस प्लस क्लास के लास्ट क्लास में हम लोग आज सी प्लस प्लस को खत्म कर देंगे, ठीक है। आज मैंने इसमें कुछ एमसीक्यूज लिए हैं और कुछ मिसलेनियस टॉपिक छूट जा रहे थे उसको लिए हैं। ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो भी लेक्चर्स अपलोड हो रहे हैं कंप्यूटर एजुकेशन वर्ल्ड पे, आपके एग्जामिनेशन जैसे कि आर्मी पब्लिक स्कूल, दिल्ली सब ऑर्डिनेट, नवोदय विद्यालय या केंद्रीय विद्यालय के टीजीटी पीजीटी कंप्यूटर साइंस के जो भी एग्जामिनेशन होते हैं टीचर के, वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। ऑलराइट, हम लोग यहाँ पे पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको एक बेहतरीन कंटेंट जो कि अभी तक मार्केट में ऐसा नहीं उपलब्ध कराया गया है टीचर्स के लेवल का, सो आपको वो उपलब्ध कराया जाए, राइट। So before going to this class, I would like to introduce myself. This is Rahi Kumar and I welcome you all to the YouTube channel of Computer Education World, जहाँ पर आप पाते हैं बेस्ट कंटेंट फॉर बेस्ट नहीं BEST, समझ रहे हो ना, बेस्ट कंटेंट so that you can crack your examinations easily. Alright, let's dive into this class. So today we will learn about the types of inheritance. In the previous class we have already discussed the different type of inheritance, that is how we inherited some class and how we deal with those classes, right. Now we will discuss the type of inheritance. In our examinations it is being asked frequently. They give you some options and ask you tell me about the type of inheritance. Alright, so we will discuss about it. So first is single level. In single level we just inherit some class, some single class, right. इसमें क्या करते हैं कि हम लोग किसी एक क्लास को इनहेरिट कर लेते हैं। जैसे कि हम लोग का अगर क्लास ए है तो अगर आप यहां से सिर्फ एग्जांपल ले लो, अगर आप बस ये एग्जांपल ले लो क्लास सी और क्लास ए का, आप जैसा कि जानते हो क्लास सी मेरा चिल्ड्रन क्लास है और क्लास ए क्या है, पेरेंट क्लास है। तो ये मेरा क्या हो जाता है, सिंगल लेवल, राइट। ये क्या हो जाता है, मेरा सिंगल लेवल। वहीं अगर बात करो मल्टीपल इनहेरिटेंस की, तो इसमें क्या होता है कि अगर मेरा कोई एक चाइल्ड क्लास सी है, ये दो पेरेंट क्लास को इनहेरिट कर सकता है, दैट इज मल्टीपल। तो क्लास सी पब्लिक ए और पब्लिक बी दोनों के प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीपल। अब बात करते हैं मल्टी लेवल की, राइट। तो मल्टी लेवल में क्या होता है कि हम लोग का एक बेस है, बेस क्लास है, बेस क्लास से एक ड्राइव्ड क्लास आया और इस ड्राइव्ड क्लास से भी एक ड्राइव्ड क्लास आया, दैट इज मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, राइट। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं हायरार्किकल। तो इसमें क्या होता है कि इसमें एक मेरा पेरेंट है मेरा क्लास, पेरेंट क्लास से हम लोग क्या कर रहे हैं, डिफरेंट चाइल्ड क्लास को इनहेरिट कर रहे हैं, ठीक है, डिफरेंट चाइल्ड क्लास को इनहेरिट कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, ये क्या हो जाएगा मेरा हायरार्किकल। उसके बाद हाइब्रिड में समझो, अगर हाइब्रिड में आप इनमें से किसी कॉम्बिनेशन को लगाते हो, तो आपका क्या बन जाता है, हाइब्रिड इनहेरिटेंस बन जाता है। ऑलराइट, होप दैट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ वी विल प्रोसीड इन द नेक्स्ट स्लाइड. Now we have to talk about this one of the most important questions asked in the examination, that is when we inherit something, then what about the data members if we declare in some specific access specifier, right. तो हम लोग का क्या है, अगर हमारे बेस क्लास में कुछ प्राइवेट है, प्राइवेट एक्स है, तो ये हमेशा क्या होगा, ये एक्स ही रहेगा। इसको हम लोगों ने क्या पढ़ा था फ्रेंड क्लास में, अगर हम लोग अगर किसी चीज को, अगर किसी फंक्शन को, अगर किसी मेथड या क्लास को फ्रेंड कर देते हैं, तो हम उसके सारे डेटा मेंबर्स को एक्सेस कर देते हैं, राइट। अगर हम लोग इनहेरिट करते हैं तो हम लोग सिर्फ प्रोटेक्टेड मेंबर को इनहेरिट कर पाते हैं। वहीं पर पब्लिक के बारे में अगर बात करें तो पब्लिक अगर कुछ मेरा इसके अंदर आता है तो हम लोग उसको कहीं से भी क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। बट अगर मेरा इनहेरिट कर रहा है चाइल्ड और मेरा यहाँ पे एक्सेस स्पेसिफायर है पब्लिक, क्या है, पब्लिक, यहाँ पे प्राइवेट भी हो सकता है। मैंने आपको पिछले वीडियो में क्या बताया था, पब्लिक, नो, तो क्या हो सकता है, यहाँ पे आप प्राइवेट भी लिख सकते हो, पब्लिक भी लिख सकते हो, सॉरी फॉर दैट, राइट। तो हम लोग अगर पब्लिक लिखते हैं, अगर यहाँ पे पढ़ो, अगर मेरा पब्लिक रहा,
अगर मेरा चाइल्ड क्लास में, अगर प्राइवेट चाइल्ड क्लास में पेरेंट को एज ए पब्लिक करके हम लोग क्या कर रहे हैं, इनहेरिट कर रहे हैं, तो क्या होगा, अगर हम लोग ऐसे कर रहे तो मेरा जो भी पब्लिक और प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर्स होगा वो तो सेम ही रह जाएगा। क्या हो जाएगा, सेम ही रह जाएगा। से क्या मतलब कि मेरा पब्लिक पब्लिक रह जाएगा और प्रोटेक्टेड प्रोटेक्टेड रह जाएगा, राइट। अगर हम लोग का ये प्राइवेट होता है तो हम लोग का पब्लिक भी प्राइवेट बन जाएगा और प्रोटेक्टेड भी प्राइवेट बन जाएगा, जबकि प्राइवेट प्राइवेट है ही, राइट। होप समझ में आएगा, आप यहाँ पे पढ़ सकते हो इसको, ठीक है। होप मैं यहाँ पर क्लियर हूं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट द ऑपरेटर ओवरलोडिंग, जो कि एग्जामिनेशंस में एक ही क्वेश्चन आता है, वो ये आता है कि एक्सेप्शन पे क्वेश्चन आता है। क्या आता है, एक्सेप्शन पे क्वेश्चन आता है। तो उसमें से आपको डिफरेंट क्वेश्चंस में ऑप्शन दिए रहेंगे एंड पूछा जाएगा कि बताओ इनमें से किसको आप ओवरलोड कर सकते हो या किसको नहीं कर सकते हो। तो ये मेरा कुछ ऑपरेटर है जिसको कि आप ओवरलोड नहीं कर सकते हो। क्या कर सकते हो, आप ओवरलोड नहीं कर सकते हो, नहीं 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 मतलब नहीं कर सकते हो। बाकी को आप ओवरलोड करना चाहते हो किसी ऑपरेटर को, तो कैसे करोगे, आप क्या करोगे, आप कुछ रिटर्न डेटा टाइप लिखोगे, ऑलराइट। फिर आप एक कीवर्ड लिखोगे ऑपरेटर, क्या लिखोगे, कीवर्ड ऑपरेटर, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू राइट द ऑपरेटर सिंबल। क्या लिखोगे, फिर ऑपरेटर सिंबल, और जो भी आर्गुमेंट पास करना है वो आप पास कर दो। फिर इसके अंदर का कहानी लिख दो, जैसा कि मैं आपको हमेशा बताते आया हूं, ठीक है। होप समझ में आया होगा, ठीक है, आगे चलते हैं। Now we will talk about the static data members, right? Static data members, अगर आप किसी नंबर को एज ए स्टैटिक डिक्लेयर करना चाहते हो, then you have to write static keyword with the data type and the variable name, right? डेटा टाइप एंड द वेरिएबल नेम। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये स्टैटिक डेटा मेंबर आपने डिक्लेयर कर दिया। उसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं जो कि एग्जामिनेशंस में पूछ लिए जाते हैं। तो क्या बोलता है, स्टैटिक डेटा मेंबर्स डिक्लेयर इनसाइड द क्लास। आप क्या करोगे, अगर किसी स्टैटिक डेटा मेंबर को डिक्लेयर करते हो, जैसे कि स्टैटिक इंट ए, तो आप इसको इनसाइड द क्लास करोगे, पर इसको अगर आपको इनिशियलाइज करना है देन यू हैव टू डू आउटसाइड द क्लास, राइट। इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता, क्यों, क्योंकि ये क्लास का मेंबर है, ना कि कुछ और है। ये क्लास का मेंबर है, तो ये ऑब्जेक्ट स्टैटिक में हम लोग को ऑब्जेक्ट का जरूरत नहीं पड़ता है, राइट। मतलब इसका ऑब्जेक्ट आप नहीं बना सकते हो, मेरा ये बोलना है, आप इसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हो। डिफॉल्ट वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, और कोई भी ऑब्जेक्ट इसको एक्सेस कर सकता है, ठीक है। होप समझ में आया होगा। मैंने पिछले वीडियो में, जैसा कि हम लोग इसमें मिसलेनियस पढ़ रहे हैं, जो भी छूट गया उसको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो मैंने बात की थी डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के बारे में, जो कि हम लोग न्यू कीवर्ड यूज करके कर सकते हैं। आप लोग अगर नहीं पढ़ा है आप लोगों ने, तो सो प्लीज गो टू द प्रीवियस वीडियो एंड चेक इट आउट, राइट। तो क्या होता है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में, मेरा जो भी एलोकेट होता है वो हीप एरिया में होता है। तो जब हम लोग कंप्यूटर आर्किटेक्चर या ऑर्गेनाइजेशन, या अगर इसमें से हम लोगों ने बात नहीं किया तो हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम में बात कर लेंगे इसके बारे में, कि क्या होता है कि आप जब, मेरा कंप्यूटर में जो मेमोरी होता है, एक स्टैक मेमोरी, एक हीप मेमोरी, तो मेरा डायनेमिक वाला जो होगा वो हीप एरिया में जाएगा, ठीक है। समझ में आया होगा, सिंपल सी बात थी, आगे चलते हैं। तो हम लोगों ने जो भी मिसलेनियस था यहां तक आप लोगों को बता दिया। होप मैंने सारे टॉपिक्स को कवर किया। अगर कुछ छूट गए होंगे तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, तो मैं उस टॉपिक को किसी और वीडियो में भी एक्स्ट्रा टाइम देके उसको कवर कर दूंगा। ऑलराइट, होप दैट इज क्लियर टू ऑल, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, आवाज अच्छी आ रही है, कमेंट करके बताइए, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हम लोग कुछ एमसीक्यूज कर लेते हैं बेस्ड ऑन द C++, तो आपको कुछ आइडिया हो जाएगा आप लोगों ने क्या पढ़ा, और रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सिंटैक्स ऑफ इंक्लूडेड अ यूजर डिफाइंड हेडर। क्या बोल रहा है, यूजर डिफाइंड। तो ये क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है। आप क्या करोगे भैया, जो लाइब्रेरी में जैसे आप डिफाइन करते हो, आप किसी एक को एग्जांपल में मार दोगे, जैसे कि ए भी, कुछ भी मार दोगे, ए मार दोगे, तो नहीं। यहाँ पे बोलता है कि यूजर डिफाइंड कैसे करते हो, तो आप यूजर डिफाइंड को सी टाइप से करते हो, दैट इज हैज इंक्लूड यूजर डिफाइंड, और डबल कोट के अंदर लिखते हो उस हेडर फाइल का नाम, ठीक है। समझ में आया। आगे चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट आइडेंटिफायर इन C++। मैंने आपको आइडेंटिफायर के बारे में बताया था कि वो किसी लेटर या अंडरस्कोर से चालू हो सकता है। इसमें से चेक करो कौन सा लेटर से चालू हो रहा है, तो बी लेटर से चालू हो रहा है, तो बाकी ये तो होगा नहीं डी,
और ये तो डिजिट से हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा, तो मेरा करेक्ट आंसर है सी। ठीक है, आगे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर कमेंट इन सी प्लस। मैंने आपको बताया था कि आप सिंगल लाइन में कमेंट कर सकते हो या मल्टीपल लाइन में कमेंट। अगर सिंगल लाइन करना है तो दो आप फॉरवर्ड स्लैश लगाओ, और अगर आपको मल्टीपल लाइन में कमेंट करना है तो आप स्लैश स्टार और स्टार स्लैश करो, तो आपका मल्टीपल लाइन हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भैया? सी। आगे चलते हैं। Fourth question is which function is used to read a single line character from the console in a C++? तो इसका आंसर होगा A, that is C in dot get ch, राइट। ठीक है, आगे चलते हैं। और गेट लाइन जो होता है वो मेरा पूरा एक सेंटेंस को पढ़ने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। बोलता है विच फंक्शन इज यूज टू राइट अ सिंगल कैरेक्टर टू कंसोल, तो क्या हो जाएगा? सी आउट डॉट पुट ch। ठीक है, समझ में आया होगा। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग एस्केप सीक्वेंस रिप्रेजेंट कैरेज रिटर्न। तो कैरेज रिटर्न के लिए कौन सा एस्केप सीक्वेंस मेरा यूज आता है सी प्लस प्लस में? वो है आंसर ए, दैट इज बैकवर्ड स्लैश आर। ठीक है, ये तो न्यू लाइन कैरेक्टर के लिए होता है और आर इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, आगे चलते हैं। तो सेवेंथ नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एस्केप सीक्वेंस रिप्रेजेंट्स टैब। टैब टी से होगा, तो मेरा करेक्ट आंसर ए है, आसानी से याद रख सकते हो। और ये तो महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हु क्रिएटेड सी प्लस प्लस, दैट इज ए, मैं बताऊंगा नहीं कौन। आगे चलते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड इंसर्शन या पुट टू ऑपरेट। देखो इंसर्शन क्या और पुट टू क्या, तो मतलब अगर सी आउट आप कर रहे हो तो आप कौन सा ऑपरेटर यूज करते हो? दैट इज ए। आप ऐसा सिंबल दो यूज करते हो तो आपका सी आउट हो जाता है। वहीं पे क्या बोलता है? एक्सट्रैक्शन। तो आपके एग्जामिनेशन में ऐसे नहीं पूछेगा सी इन क्या लगाते हो, आपको पूछेगा इंसर्शन ऑपरेटर और एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। तो आप क्या बोल दोगे? इसका आंसर हो जाएगा बी, दैट इज दो ऐसे सिंबल लगा दो भैया, तो ये क्या हो जाएगा? मेरा हो जाएगा एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, दैट इज गेट ऑपरेटर। तो गेट ऑपरेटर क्या हुआ? गेट ऑपरेटर मतलब क्या हुआ? हम लोग कुछ सी इन कर रहे, मतलब किसी से इनपुट कर रहे हैं यूजर से समथिंग। ऑलराइट, होप दैट इज क्लियर। 11th number question is what is the size of WCHAR underscore T in C plus? That is something new that I think I have not taught you till the date, right? ठीक है, तो ये मैंने आपको नहीं पढ़ाया, मैंने अभी अपने मेमोरी को रिकॉल किया। ये कुछ समथिंग न्यू है दैट आई हैवंट टाउट यू एट। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाता है डी, दैट इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ बीट्स इन द सिस्टम। तो क्या मतलब है? तो इसका साइज क्या होगा कि मेरे मशीन का क्या बिट होगा। मशीन के बिट का क्या मतलब? अगर आप सिस्टम यूज कर रहे हो 32 बिट्स का या 464 बिट्स का, तो उसके अनुसार इसका साइज होगा, राइट? अकॉर्डिंग टू दैट आवर साइज विल बी। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें से क्या बोलता है? पिक द ऑड वन आउट। तो क्या बोल रहा है? एरे टाइप, कैरेक्टर टाइप, बुलियन टाइप, इंटीजर टाइप। देखो ये तीनों जो है ना, ये मेरा प्रिमिटिव डेटा टाइप, मतलब ये मेरा पहले से है डेटा टाइप। पर एरे जो है, एरे मेरा पहले से नहीं है डेटा टाइप, इसको हम लोग डिराइव करते हैं, तो ये मेरा करेक्ट हो जाएगा, ये ऑड है। आगे चलते हैं। 13 क्वेश्चन इज विच डेटा टाइप इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द अब्सेंस ऑफ पैरामीटर। अरे अब्सेंस ऑफ पैरामीटर्स मतलब कि मतलब कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, तो क्या हो जाएगा आंसर? सी, दैट इज वॉइड। 14th, व्हाट डज ये वाला सिंबल बैकवर्ड स्लैश एस्केप कोड रिप्रेजेंट? अलर्ट करता है, क्या करता है? अलर्ट। देखो अगर आप कुछ अच्छा सी प्रोग्रामिंग अभी तक आप लोगों ने किया होगा, तो आप लोगों ने इसको यूज किया होगा। तो इसका क्या होता है कि अगर आप समझो, अगर आप कुछ अलर्ट डालना चाहते हो तो आप क्या यूज करोगे? ये वाला सिंबल यूज करोगे, तो आपका हो जाएगा। ठीक है, समझ में आएगा। विच टाइप इज बेस्ट सुटेड टू रिप्रेजेंट द लॉजिकल वैल्यूज। लॉजिकल वैल्यू सिंपल सी बात है, बुलियन यूज करोगे क्योंकि इसी में लॉजिक है यार। ठीक है, यस या नो दो टाइप का लॉजिक होगा इसमें, तो मेरा हो जाएगा आंसर बुलियन। 16th नंबर चलते हैं। आइडेंटिफाई द यूजर डिफाइंड टाइप्स फ्रॉम द फॉलोइंग। देखो आप यूजर डिफाइंड तो क्लासेस भी होता है, क्योंकि क्लास ए बी सी आप डिफाइन करते हो, और इनुमरेशन टाइप भी आपका ही यूजर डिफाइंड ही होता है, तो मतलब मेरा दोनों ही करेक्ट आंसर है, दैट इज सी। इंट तो पहले से ही मौजूद होता है, दैट इज नॉट यूजर डिफाइंड। होप दैट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आगे चलते हैं। 70th इज बुल फंडामेंटल डेटा टाइप्स। महा आसान क्वेश्चन। हाँ भैया फंडामेंटल है। ठीक है,
समय नहीं बर्बाद करेंगे इस पे। ये क्वेश्चन देखो, ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बूल? बूल इज इंट, देखो मेरा ये आर्गुमेंट कर रहा है इज इंट एक फंक्शन ले लो और मेरा रिटर्न टाइप बूल है। क्या है मेरा रिटर्न टाइप? मेरा रिटर्न टाइप बूल है। तो ये चेक कर रहा है क्या ये इंट है, अगर इंट नहीं हो तो क्या करेगा? फॉल्स करेगा रिटर्न, अगर इंट होता तो क्या करता? ट्रू। पर हम लोग देख रहे हैं ये फ्लोट टाइप है या डबल टाइप, आप इसको बोल सकते हो, तो ये मेरा करेगा फॉल्स रिटर्न, दैट इज आंसर बी। ठीक है, होप समझ में आया होगा। 19th नंबर क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस व्हेन अ नल पॉइंटर इज कन्वर्टेड इनटू बूल? क्या बोलता है कि कोई भी नल पॉइंटर जब बूल में बदला जाता है तो क्या होता है? तो क्या होगा मेरा कि नल पॉइंटर, समझो नल पॉइंटर में क्या होता है, कुछ रिटर्न नहीं होता। अगर कुछ रिटर्न नहीं होता जब फॉल्स वैल्यू हो जाएगा तो बूल वैल्यू इवैल्यूएट्स टू फॉल्स, दैट इज सी। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम लोग लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, 20वां नंबर, हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर स्पेसिफाइड इन आस्की स्कीम? देखो आस्की स्कीम में क्या होता है, 7 बिट्स यूज होता है। कितना होता है? 7 बिट्स यूज होता है। अगर मैंने स्मॉल बी लिखा तो आप इसका मतलब बिट समझोगे, अगर मैंने कैपिटल बी लिखा तो उसका मतलब आप बाइट समझोगे। तो आप लोग जानते हो कि एक बाइट में 8 बिट्स होता है। तो क्या बोलता है कितना कैरेक्टर यूज होगा आस्की स्कीम में? तो आस्की स्कीम में 7 बिट होता है, तो कैरेक्टर क्या हो जाएगा? 2 to the power 7, दैट इज 128। ठीक है, 128, दैट इज बी। होप आपको समझ में आया होगा। तो हम लोग आज C++ खत्म कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग अगले टॉपिक पे बढ़ जाएंगे। तो होप आपको मजा आ रहा होगा पढ़ के और आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बन रहे होंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अच्छे से अपने कोर्स को रिवीजन कीजिए, आपको संडे मिलता है और जितने भी आपके पेंडिंग लेक्चर्स है प्लीज उसको कंप्लीट कीजिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड लाइक द वीडियोस। एंड प्लीज अगर आप पीडीएफ चाहते हैं इस वीडियोस के, इस लेक्चर्स के, तो प्लीज टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम ऐप पे जाइए, वहां पे सर्च कीजिए कंप्यूटर एजुकेशन वर्ल्ड ऑफिशियल, आपको वहां पे चैनल मिल जाएगा, कनेक्ट कर लीजिए वहां पे हमसे हजारों स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। सो यू विल गेट द बेनिफिट। ऑलराइट, सो अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, मुस्कुराते रहिए।